दमदार ट्रेड्स में भी हमारे साथ एक और एक्सपर्ट पैनल जुड़ रहा है। अमित सेठ जुड़ेंगे हमारे साथ, निर्मल बैंक से स्वाति होतकर जुड़ेंगी, और जैसा मैंने कहा प्रकाश काबा जी और प्रशांत सावंत जी ऑलरेडी हमारे साथ शो में बने हुए हैं। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे ईडलवाइस एएमसी के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। लेकिन और ऑफकोर्स ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के थ्रू। और एक बार जरा मार्केट का चेक ले लेते हैं। और निफ्टी एट डेज लो 17,684। देखिए आज एक जो हमारी मॉर्निंग की निफ्टी पर एक अप्रोच थी, उसमें एक क्लियर एक व्यू था कि सुबह एक बार के लिए आपको 17,750 पर शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, लेकिन अगर वो सस्टेन नहीं हुई, 17,750 ब्रेक हुआ तो आपको बड़ी डिक्लाइन मिलेगी। और वो 17,682 इस समय निफ्टी पर। और आज प्रॉब्लम मार्केट के लिए निफ्टी बैंक नहीं है इतना, मतलब निफ्टी बैंक भी वीक है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम निफ्टी बैंक नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आज बाकी के कुछ स्टॉक्स हैं। आज चौतरफा बिकवाली है मार्केट में। और एडवांस डिक्लाइन में देखिए 1:3, निफ्टी आईटी देखिए, रिलायंस देखिए, और ये सब अपने आप में एक सेक्टर है। रिलायंस अपने आप में एक सेक्टर है। रिलायंस 1.5% नीचे, और निफ्टी आईटी वो उसमें जो रिकवरी आई थी वहाँ पर वापस सेलिंग। ये देखिए रिलायंस का चार्ट करीब करीब 1.5% नीचे, और अब आएगा निफ्टी आईटी, और उसके बाद आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। निफ्टी आईटी फिर करीब 0.8% नीचे, और अब कंट्रीब्यूशन आएगा। तो वीरू आज जो है, आज आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आप ये नहीं कह सकते कि ये फेल हो गया तो उसकी वजह से टीम खराब कर रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि सारे बैट्समैन मूड बना के आए हैं कि डक पे आउट होंगे। डक पे आउट होंगे, एग्जैक्टली। देखिए वही पॉइंट है। कल जो 2 बजे हमारे पास एक एडवांटेज था रिलायंस का, वो नेगेटिव है। निफ्टी आईटी इस वक्त करीब करीब 260 अंक नीचे और 20 डिमा की तरफ जाता हुआ। खैर, इंडस्ट्रीज पर बात हुई, अब एक काम करते हैं पैनल से उनके विचार और उनकी कॉल्स को समझ लेते हैं। रिलायंस, क्योंकि इससे जब बात होती है प्राइस पे, एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। एनी शॉर्ट और लॉन्ग व्यू अगर आप काम करें तो प्लीज एक निजी राय को जरूर सम्मिलित करें। पैनल आपकी स्क्रीन पे अमित सेठ, स्वाति होतकर, प्रकाश काबा, प्रशांत सावंत है। अमित नमस्कार। अब एक ताज़ा तरीन व्यू लेकर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे संक्षेप में रखिएगा और आपके 2 कॉल्स। जी विनय जी, काफी क्रिटिकल लेवल पे है निफ्टी फ्यूचर्स। 17,700 जिस हिसाब से गिव अप हो रहा है, तो यहाँ पे लगता है 70-80 पॉइंट की बिकवाली और आ सकती है। 17,700 इज अ क्रूशियल लेवल। जैसे कि अभी आप रिलायंस की बात कर रहे थे, रिलायंस में एक वरिंग फैक्टर है कि इसने 10 डेमा वापस गिव अप कर दिया, और नेक्स्ट सपोर्ट लगभग रिलायंस का अराउंड 2275 के आसपास आता है। 2375 के आसपास, सॉरी। तो रिलायंस इज पुटिंग प्रेशर ऑन द इंडेक्स। आईटी इज आल्सो नॉट हेल्पिंग। तो 700 का एक बहुत क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो 50 से 60 पॉइंट की बिकवाली और देख सकते हैं। जहां तक कॉल्स का सवाल है, 2 कॉल्स मेरे रेडार पे हैं। पहला एक शॉर्ट कॉल रहेगा कैनफिन होम में। कैनफिन होम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने अपना 10 और 20 डेमा गिव अप कर दिया है। ग्राउंडिंग टॉप इसमें बन रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बिकवाली रहेगी। ये अपना 50 डेमा टच करेगा। 563 के इसके टारगेट्स रहेंगे, और 578 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेकेंड कॉल मेरा रहेगा यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपना 920 930 का जोन होल्ड कर रहा है। कंसोलिडेशन पे यहाँ पे काफी अच्छी तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। आज का भी अगर 17 देखे तो लोअर शैडोज की काफी अच्छी है। तो या गोदरेज कंज्यूमर को बाय करें। 946 का फ्यूचर में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 934 का, और टारगेट रहेगा 965 का। ओके, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर आपको बाय करना है। चलिए, ये अमित जी की कॉल्स हो गई इस समय। और नहीं, मार्केट में बिल्कुल रिकवरी नहीं है। 17,680 अब निफ्टी पर, और मिड कैप इंडेक्स देखिए लगातार लोअर लेवल्स यहाँ पर भी आ रहे हैं। स्वाति जी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो उनसे कॉल लेते हैं। स्वाति जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। यस, गुड मॉर्निंग। आज के लिए मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज अ कोफोज। कोफोज में हम देखें तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेटअप है। इवन दो मार्केट वाज करेक्टिंग, हम लोग ये सेक्टर में काफी पॉजिटिव साइंस दिखाई दिए हैं। स्टॉक्स में 50 डीएमए का एक सपोर्ट देके हम लोग अनुज जी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली नजर आ रही है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल पे ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 4380 का, सॉरी 4280 का नीचे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस ओपन रख सकते हैं 4440 के टारगेट्स के लिए। सेकंड बाय कॉल
मेरा नोसिल पे है। नोसिल का मैं जिस हिसाब से डेटा देख रही हूँ लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम्स अलोंग विद वॉल्यूम्स आए हैं। 20 डीएमए का उसने काफी अच्छा सपोर्ट लेके हम बाउंस बैक नजर आ रहे हैं। अगर मैं हम लोग बॉलिंगर बैंड देखते तो अपर बैंड में चल रहा है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट्स ऑन हायर साइड। तो मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है मिनिमम एटलीस्ट 240 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे आप नोसिल बाय कीजिएगा, 222 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 240 लेवल्स। ओके चलिए तो ये इस समय दो फ्रेश कॉल्स आपके लिए। गाबा सर, मार्केट में वीकनेस बढ़ रही है तो अभी सेल कॉल्स या बाय कॉल्स? सेल कर काफी हद तक वीकनेस है ये ऑल राउंड, जैसे कि आपने कहा ऑल राउंड, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। बजाज फाइनेंस वीकनेस रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 6251, स्टॉप लॉस होगा 6300, 50 रुपए का है, डीप है, लेकिन लगता है यहाँ पर एक सेलिंग होनी चाहिए बजाज फाइनेंस में। और लोअर लेवल अगर आ गए तो 6255 पे ट्रेड करा है, 6200 एक जगह है, वहां पर कवर कर सकते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, लेकिन है वीक। जैसे जो पैटर्न बना है उससे लगता है डीप कट अवेलेबल है बजाज फाइनेंस में। दूसरा स्टॉक जो वीक है वो एक्चुअली है रिलायंस, गुड ओल्ड रिलायंस। कल यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला है 2410 पर, उसके ऊपर ही स्टॉप लगाना चाहिए और पॉसिबल है कि लो लेवल मिले, वो करीब 2360 एक यहाँ पर जगह है, वहां तक आ स्लाइड होने की संभावना है। तो रिलायंस और बजाज फाइनेंस अगर दो स्टॉक वीक हो गए तो फिर वीकनेस तो होगी। ओके, दो कॉल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, अगेंस्ट डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे हैं, और प्रशांत आपके दो ट्रेड्स करेंगे। वीरू जी, मैं सबसे पहले टाटा केमिकल में एक शॉर्ट देख रहा हूँ। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है, 980 का लेवल के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 996 का, 996, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 940 से लेके 935 तक का देख रहा हूँ। तो ये मेरा एक शॉर्ट कॉल होगा, और मुझे लग रहा है कि एक हम जस्ट छोटे रिस्क के लिए बाय कर सकते हैं, वो होगा एक्साइड। ये प्योरली मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ क्योंकि इस मार्केट में हमें कम रिस्क पे ट्रैक करना होगा। तो ये करीबन अभी 175 चल रहा है, मैं 171.50 इस स्टॉप लॉस से खरीदना चाहूंगा, और मेरा टारगेट होगा करीबन 180 का। ओके, एक्साइड आपकी स्क्रीन पे, और ये ट्रेड्स हैं आपके यहाँ पे। अच्छा, इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स लिखे आइए जिसे कहते हैं जिनमें फ्रेश कोलैप्स का या फिर आई थिंक फ्रेश ब्रेकडाउन का डर है। लेट्स ब्रिंग पिडिलाइट। मैं इस स्टॉक को देखने की कोशिश कर रहा था, मल्टीपल अटेम्प्ट, आई मीन उसके बावजूद अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक का। प्रशांत, क्या पिडिलाइट में एक फ्रेश ब्रेकडाउन का खतरा है, फियर ऑफ फ्रेश ब्रेकडाउन? बिकॉज ये एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग है और किसी भी फोर्स में रिवर्सल जो है वो 20 डे को पार नहीं कर पा रहा है। आपका टेक पिडिलाइट पे इस वक्त? जी वीरू जी, ये मेरे रडार पे था। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 24 जनवरी और 25 जनवरी के बीच जो गैप बना हुआ है डेली चार्ट पे, वहीं पे उसने रेजिस्ट किया था। क्लियर वीकनेस के साइन थे, और जो 20 दिनों के एवरेज के ऊपर गया था वहां से बिक वाली आई, तो एक क्लियर ट्रैप था। तो अभी हम 2300 के लेवल के नीचे, मेरे हिसाब से जो इसको शॉर्ट करना चाहते हैं वो 2335 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये अगर ब्रेकडाउन सस्टेन हो रहा है तो हमें 2250 2260 तक के लेवल भी एज टारगेट्स दिख सकते हैं। ओके, चलिए थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी स्टेबिलिटी के साइंस मैं फिर अपने वर्ड्स को मेजर करके बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, विजिबल हैं कुछ स्टॉक्स में, और जो थोड़ा सा मार्केट को शायद अब एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले लेकर आइए टेक महिंद्रा। अच्छा, इस पूरी आईटी की स्ट्रेंथ में जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो है टेक महिंद्रा, और अब देखिए लोअर लेवल पर थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग इमर्ज हो रही है, थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स को मेजर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में एक बड़ी डिक्लाइन आ चुकी है, और अब यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी या नहीं आएगी ये भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। वो रैली सस्टेन होगी या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो थोड़ा बहुत एक ट्रेंड दिखा रहे हैं आपको रिकवरी का, HCL टेक, ये स्टॉक्स हैं जो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी तो कोशिश कर ही रहे हैं कि रिकवरी दिखाई जाए थोड़ी सी। और उसके अलावा डिवीज़ लैब्स, सन फार्मा, मारुति, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कोशिश तो कर रहे हैं कि थोड़ा सा लोअर लेवल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। कितना सक्सेसफुल होंगे कितना नहीं ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन मार्केट में ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं। गाबा सर, एक बार जरा टेक महिंद्रा का चार्ट देखिए, लगातार स्ट्रॉन्ग रहा है ये स्टॉक, और आज आईटी की वीकनेस में एटलीस्ट कोशिश कर रहा है थोड़ा सा उसको नेगेट करने की। कोई व्यू यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा है कि टेक महिंद्रा का चार्ट अब भी अच्छा है, कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रॉब्लम है कि बहुत फास्ट दौड़ा था 1000 से 1160,
और थोड़ा स्ट्रेच हो गया। जो हम देख रहे हैं वो अनस्ट्रेचिंग दिख रहे हैं। ये टाइम वाइज करेक्शन नजर आता है मुझे। प्राइस वाइज भी थोड़ा है, मुझे लगता है यहाँ पर और थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो टेक मेथड में 1100 के आसपास है। अगर वहां मिल जाता है आज कल तब जब भी मिल जाता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो रहेगा प्राइस वाइज करेक्शन, या फिर कम से कम 3-4 दिन साइडवेज घूमे, उसके बाद एक फ्रेश अपमूव शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा में। 1080 1100 बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त गुजारेगा, लेकिन अब भी बाय मोड पर है टेक महिंद्रा, लेकिन आजकल में नहीं। बिल्कुल वीरू, एक्चुअली ये ना अब मार्केट के लिए अगले 15 से 20 मिनट में एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। उसमें आप टेक महिंद्रा का चार्ट पर ध्यान रखें और एक बार जरा निफ्टी आईटी वापस इंट्राडे लेकर आइए, निफ्टी आईटी, क्योंकि एक बार मार्केट कोशिश करेगा वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बचाने की। ये देखिए निफ्टी आईटी 300 पॉइंट नीचे था कुछ समय पहले, अब 200 रह गया है, ठीक है ना। ये लोअर लेवल से करीब करीब 100 पॉइंट घुमा है ये निफ्टी आईटी। अगर मार्केट को रिकवरी की कहीं से उम्मीद की किरण दिखेगी, वो यहाँ से दिखेगी, और उसमें सबसे ऊपर टेक महिंद्रा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। तो ये लिटमस टेस्ट है मार्केट का। ये रिकवरी अगर फेल हुई मार्केट की तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी फिर। ये अगर रिकवरी थोड़ी सस्टेन हो गई ना, तो थोड़ी सी होप रहेगी फिर बुल्स को। जैम ये 20 डे में याद रखिएगा 13 जनवरी 2023 से लेकर, मतलब बजट से भी लगभग 15-17 दिन पहले से ही अभी तक जो यानुज बात कह रहे हैं ना कि क्यों 20 डे की इंपॉर्टेंस है, इसका कोलैप्स या फिर इसका सस्टेन करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पूरे लेग में जिसमें हमने अपने इस प्रीवियस स्विंग हाई को 2 दिसंबर की क्रॉस किया, 20 डे में कभी भी क्लोजिंग बेसिस पर आप देखें सरेंडर नहीं किया है। 2-3 इंस्टेंसेस थे 15 फरवरी को, उसके बाद अगर आप उससे पहले 1 फरवरी को हमने छुआ था बट वॉलेट नहीं किया था, और आज एक बार फिर से उस एवरेज के नज़दीक बैठे हैं। याद रखिएगा फॉर योर गाइडेंस 20 डे में ऑन निफ्टी आईटी प्लेस्ड एट 3561, 561 की रेंज में प्लेस्ड है। अच्छा, कुछ काउंटर्स को और ट्रैक कर लेते हैं जो अच्छा, या फिर अगर आप देखें खराब अच्छा कर रहे हैं। आई मीन टाटा कंज्यूमर एक सुबह अच्छा स्विंग देके हल्का सा बैकफुट पे आया, लेकिन टाटा कंज्यूमर ने एग्जैक्टली डॉट दैट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज उसको टेस्ट किया, वहां से अगर आप देखें बैकफुट पे आया है। मैं 20 डे में एक बहुत महत्वपूर्ण एवरेज होता है, और याद रखिएगा 22 दिसंबर से लेकर अब तक 1 2 3 4 इट्स 5th टाइम ये सुबह सुबह का हाइट लगा है, वो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अच्छा प्रकाश सर, एक बार गुजरात गैस को देखिएगा, ये कैसा लग रहा है आपको? और मैं देख पा रहा हूँ कि ये 11 जनवरी 2022 यानी फ्रैंकली स्पीकिंग लगभग 1 साल की जो स्लूपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो बाइसेक्ट हो रही है। आपका टेक सर इस पर? इनफैक्ट गुजरात गैस मुझे परसों अच्छा लग रहा था, कल मैंने अवॉइड किया, काफी स्ट्रेच था, लेकिन ये थोड़ा और ही स्ट्रेच हो गया, लेकिन अब भी अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है 511 के आसपास, स्टॉप होगा 504, अब भी ले सकते हैं। टारगेट ऑन द अपसाइड 520, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में, बाई मोड पर तो है। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसलिए मैंने अवॉइड किया था। अदरवाइज मुझे टेक्निकल स्ट्रक्चर में बाय सिग्नल जनरेट हुआ था गुजरात गैस में। ओके, गुजरात गैस में बाय सिग्नल जनरेट होता है। आज फार्मा में थोड़ा ट्रैक्शन है, औरोबिंदो फार्मा लेकर आइए एक बार जरा इंट्राडे चार्ट औरोबिंदो फार्मा का, वहाँ पर बाइंग। अच्छा, हम आईटी की बात कर रहे थे, मिड कैप आईटी के 2-3 स्टॉक्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल पहले लेकर आइए एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री अभी भी रेड में है लेकिन डे हाई पर, और उसके अलावा फर्स्ट सोर्स ग्रीन में आया है अभी। फर्स्ट सोर्स का इंट्राडे चार्ट देखिए, ये देखिए ये स्टॉक अब ग्रीन में आ रहा है यहाँ पर थोड़ी बाइंग शुरू हुई है। बिरला सॉफ्ट ऑलमोस्ट ग्रीन में। तो कुछ स्टॉक्स हैं आईटी में जो अब एटलीस्ट लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहे हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो अब इस समय ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बार जरा चार्ट वापस लेकर आइए अदानी एंटरप्राइजेस का, और करीब 7% नीचे अब अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक का, और ये थोड़ा सा वापस दिक्कत कर रहा है मार्केट के लिए। वीरू, क्लोज याद है आपको उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि उसका जो क्लोजिंग लो था, क्योंकि इंटरडे लो चले ठीक है कुछ भी हो सकता है, वो 990 तक भी गया था, लेकिन मेरे ख्याल से उस दिन उसका क्लोजिंग शायद 1565 था। उसके बाद मेरे ख्याल से पहली बार अब हम उस लेवल के नीचे जा रहे हैं, 1565 वाला जो वो लेवल था उसके शायद 1465 हाँ, इस समय। बिल्कुल हाँ 3 फरवरी का अनुज, जब आप और मैं इनफैक्ट उस वक्त कैंटीन में थे, आई थिंक कैंटीन की टीवी पे ही उस प्राइस को देख रहे थे, लोअर फ्रीज लगा हुआ था। उस दिन की बॉडी, मतलब उस दिन का जो मेरे ख्याल से ओपन था, अब हम फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरे सागा के इंट्राडे नहीं बॉडी इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखें जो लोस थे उसको वॉलेट कर रहे हैं अदानी बेसिस में। आई थिंक अनुज
अगर अदानी एंटरप्राइजेस का ये हाल है तो शायद एसबीआई को देखिए 518 इक्वली और बिल्कुल पैरेलली अलाइंड है इस वक्त ये अदानी की प्राइस परफॉर्मेंस के साथ। देखिए एग्जैक्टली वही 518। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि हम कुछ पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्राइस पैटर्न तो है। खैर अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ ईडलवाइज एएमसी के सीईओ इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। उनसे पूछ लेते हैं मार्केट इस समय क्यों इतना परेशान है। त्रिदीप जी गुड मॉर्निंग। इंडेक्स भले पेन ना दिखा रहा हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तो पेन है। पिछले एक महीने में काफ़ी पेन है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर मतलब मिड कैप इनमें सब में काफ़ी पेन है, और निफ्टी भी ऊपरी लेवल से काफ़ी हल्का हुआ है। आपका क्या व्यू है, क्या परेशान कर रहा है मार्केट को? तो मेरे हिसाब से ये हम कुछ दिनों से कह रहे हैं कि ये साल का जो थीम है वो है रिसेशन बिफोर रिबाउंड। हमारे हिसाब से उसका कारण ये है कि पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट ग्लोबली 400 से 450 बेसिस पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप हुआ है। दिस इज ड्रिवन बाय इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो ग्लोबली हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग तरीके से। अब इसका जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है वो जनरली इनको 6 से 9 महीने लगते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स में इंपैक्ट करने में, जो कि अभी से शुरू होके शायद मिडिल ऑफ द ईयर या पहले 6-9 महीने साल के इंपैक्ट करें। इसका दारोमदार हमको थोड़ा सा ये रिसेंट रिजल्ट सीजन में देखने को मिला, और मेरे हिसाब से अगले रिजल्ट सीजन में शायद थोड़ा और देखने को मिला। सो ये जो एक फंडामेंटल सॉफ्ट पैच कह लीजिए या फिर थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस ऑफ ग्रोथ रेट्स है, ये मार्केट को थोड़ा बॉदर कर रही है कि ये कितने हद तक नेगेटिव हो सकता है। एक वो, दूसरा साल के शुरुआत के बनिस्बत अभी लोगों को लगता है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो इतनी आसानी से कूल ऑफ नहीं कर रहा है जितना कि करना चाहिए था। इसका मतलब ये कि रेट्स ऊपर जाने के आसार ज्यादा हैं जो एक्सपेक्टेशन था 6 महीने और 2-3 महीने पहले उसके बनिस्बत। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केट की थोड़ी चिंता ये है कि अगर रेट्स बढ़े और अर्निंग्स में थोड़ा बहुत सॉफ्ट पैच देखने लगे ग्लोबली, नॉट जस्ट इन इंडिया, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसलिए थोड़ा मार्केट वरिड है। अच्छा त्रिदीप जी, आज यकीन मानिए जब मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक चीज़ मेरे को शायद एक इमर्जिंग रिस्क और नज़र आ रहा है, या फिर जो शायद बन सकती है। यूरोप जो कि पहले ही अगर आप देखें कमोडिटी क्राइसिस से जूझ रहा था और वहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी हाई थे, यूरोप में वाटर रिजर्व्स एम्प्टी हैं ऑलमोस्ट। फ्रांस, इटली, बहुत बुरी परिस्थिति है यहाँ पर। आपका टेक इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अमूमन अगर आप देखें मार्च तक आते आते शायद हम एग्री स्टॉक्स को, एफएमसीजी को चेज करने लगते हैं। क्या ये एक इमर्जिंग इशू होगा अगले 1-2 महीने में, और जिस प्रकार की हीट वेव चल रही है अब उसको देखते हुए? इसका मैं आपको एक लीड इंडिकेटर ये दूंगा कि अगर आप एल नीनो के प्रोग्रेस को स्टडी करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तरफ जा रहा है। अभी बहुत जल्दी है, इसमें कंक्लूड अभी नहीं कर सकते। ये अगले 1-2 महीने में ही मालूम पड़ेगा कि ये कितना नेगेटिव हो सकता है, पर इसमें थोड़े ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए थोड़ा गर्मी ज्यादा हो, वाटर रिजर्व्स कम हो, और उसके बाद अगर रेनफॉल कम आए, तो हमारी जो पोटेंट रूरल रिकवरी की थीम है उसको शायद थोड़ा बहुत समय लगे होने में। ये तो मार्केट की चिंताएं हैं जो, बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये सारे नियर टर्म चिंताएं, इसमें अगर हम उलझ के रह जाएंगे तो शायद बिग पिक्चर मिस कर जाएंगे। और बिग पिक्चर तो ये है कि पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में जो कैपेक्स हो रहा है, होने की उम्मीद है अगले 12 से 18 से 24 महीने में, और अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ गई तो उसके अगले 2 साल में, वो इतना कैपेक्स हमने पिछले 10-15 साल में कभी नहीं देखा। और अगर ऐसा हुआ तो सर्टेन सेगमेंट ऑफ लिस्टेड मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा, और उसके जो चुनिंदे शेयर्स हैं वो शायद थोड़ा और बेहतर करें। ये जो एक थीम है, साथ में पिछले 10-15 साल के हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें जो क्या बोलते हैं रेरा आने के बाद से जो एक कंसोलिडेशन हुआ, काफी नेगेटिविटी देखने को मिला, वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि रेसिडेंट इन्वेंट्री नहीं है सिस्टम में। वो एक मीडियम टर्म पॉजिटिव है। और तीसरा ये जो इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस है और जो कुछ पीएलआई स्कीम्स, जो गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, इनको ये जो मीडियम टर्म ट्रेंड्स है ना, ये इंडिया के केस में बहुत स्ट्रांग है। तो ये छोटे मोटे नीचे पहले आगे जो 3-6 महीने में जो आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, इसको यूज करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी
to play some of the long-term themes, ऐसा मेरा मानना है। ओके, आपने मैन्युफैक्चरिंग पे बात करी यहाँ पे प्रदीप जी। अच्छा, एक और चीज़, मोर और लेस अगर आप मैं इस प्राइस को रीड करूँ ना प्रदीप जी, तो ये लग रहा है कि वर्ष 2023 एक बाइंग का अगर आप देखें मतलब एक्यूमुलेट करने का साल है। इस साल आप रुकिए, रिवॉर्ड अगले साल शायद आपको मिले। आपने अभी बात की कैपेक्स की, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना जोर दिया गया है उस पर पूछिए मत। रोड के लिए अगर आप देखें आवंटन लगभग 2.71 ट्रिलियन रहा है इस बार। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त, और क्या वहां पर भी थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाना चाहिए इस वक्त? मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेक्टर्स में कहूंगा, जिसमें इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स ये सारे आ जाते हैं। इन सब में पिछले 10-15 साल के कंपैरिजन में इतनी तेजी देखने इनको खुद को देखने को नहीं मिली जितनी अभी उनको देख रही है। तो ये शायद डिमांड अगर ये ठीक से हो जाए अगले 2-3 साल में, तो शायद ये कंपनीज को भी सरप्राइज कर जाए, इन्वेस्टर्स को तो करेगी। सो इसलिए मेरे को लगता है कि रोड, जो आपने नाम लिया, रोड, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये सब एरिया में डेफिनेटली देखना चाहिए फ्रॉम अ पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन आइडिया स्टैंड पॉइंट, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ये अभी भी अंडर इंडेक्स्ड है। इसको ऊपर जाने की कम से कम 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जाने का बहुत अच्छा रुझान है अगले 3 साल में। और अगर ऐसा हो तो ये जो सेक्टर्स के आपने नाम लिए ये तो अच्छे करेंगे, बट इसके साथ में जो रिन्यूएबल रिलेटेड कैपिटल गुड्स हैं, जो आपके डेटा सेंटर रिलेटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं जो इन थीम को में पार्टिसिपेट करते हो, वो भी अच्छा करेंगे। सो कहने का मतलब ब्रॉडर कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे एज अ सेगमेंट काफी भाता है आज के समय में फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट। ओके त्रिदीप जी, चलिए शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे लिए और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। थोड़ा सा डिस्कशन को कट शॉर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में एक बड़ी डिक्लाइन अब वापस, और वीरू अब ये जो है ना, ये अब मुझे थोड़ा सा ट्रेंड डे का एक रिस्क बढ़ा रहे हैं। और कल मैं एक बात कर रहा था, इंडिकेशन मिल रहा है बिल्कुल, और कल मैं एक बात कर रहा था कि आशीष और नीरज जी थे यहाँ पर कि ये वाली एक्सपायरी की फीलिंग ना वो बहुत गंदी वाली रही हो। कई बार ऐसा होता है, आप नोटिस करेंगे जब भी मार्केट अपने 200 डे की तरफ मूव कर रहा हो और मंथली एक्सपायरी हो, उसमें मार्केट आपको 2-3 लगातार ट्रेंड डेज देता है। जैसा कल मार्केट ने दिया आपको, परसों भी हायर लेवल से गिरा था, कल कुछ हद तक ट्रेंड डे नहीं था लेकिन फिर भी वीक तो था ही मार्केट ऊपर से, और आज जो एक ट्रेंड डे बन रहा है, और क्या कल भी एक मार्केट उसी तरीके से फॉलो अप करेगा। लेकिन और रिलायंस की वीकनेस और उसके अलावा एसबीआई की वीकनेस, अभी वो जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आई है वीरू। ये 2 स्टॉक्स जो हैं ये थोड़े सा मार्केट को परेशान कर रहे हैं, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इवन एचडीएफसी बैंक भी जोड़ दूंगा मैं उसमें, इन्होंने परेशान किया है। और हल्की सी वो जो रिकवरी के साइन लग रहे थे ना, देखिए क्या सुहावा हुआ है एकदम से 17,670 अब निफ्टी पर। जी, इस बार अनुज बैंक निफ्टी का अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका जैसे कहते हैं ना प्रथम दृष्टांत, फर्स्ट इंस्टेंस में जो संकेत दिया था एसबीआई की अर्निंग्स, और एसबीआई के अर्निंग्स के बाद एसबीआई के प्राइस बिहेवियर, इवन आईसीआईसीआई, ये कहना गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, इवन आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सब नंबर्स देख लीजिए आप, और क्लियर इंडिकेशंस थे कि मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा था। और एसबीआई ने तो खासतौर से पिछले 1 महीने में जो 12-13% का डिक्लाइन दिखाया है ना वीरू, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो क्लियर चीज़ जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि पीक अर्निंग्स का रिस्क, कि लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स पीक अर्निंग्स थी, क्योंकि उसके बाद इंटरेस्ट रेट में डिपॉजिट रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लैंडिंग रेट कम बढ़ रहे हैं, तो उससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम होगा। कल हालांकि पता नहीं, मतलब मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद यहाँ से बढ़ेंगे, मैं नहीं मानता उस बात को। लेकिन एसबीआई की वीकनेस जो है ना, वो मतलब कह रही है मार्केट में कुछ तो फियर फैक्टर है। ये खाली अर्निंग्स की वजह से इतना नहीं गिर सकता। 1 महीने में 13% जो एसबीआई गिरा है ना, ये कुछ तो है यहाँ पर। एग्जैक्टली, और मैं इनफैक्ट देख ही रहा था अभी एसबीआई के चार्ट। अब एग्जैक्टली देखिए, इट्स नॉट अ कंपैरिजन एट ऑल, बट रेप्लिका है इन टर्म्स ऑफ चार्ट। अगर आप देखिए अदानी एंटरप्राइजेस और एसबीआई जो है वो रेप्लिका है। वो उस दिन की वाइल्ड कैंडल जो लोअर शेडो थी उसी में ट्रेड करता हुआ एसबीआई भी, और ठीक वहीं पर ट्रेड करता हुआ आपका अदानी एंटरप्राइजेस भी। एक बार इस स्टॉक को देखिएगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे एसबीआई को। अब अमित, आपका टेक,
क्योंकि मैं परसों इसकी ऑप्शंस की शीट देख रहा था, जिस तरीके से 520 के 510 के पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे क्लोजर टू एक्सपायरी, वो इंडिकेट कर रहा था कि प्रेशर माउंट अप होगा यहाँ पर। अब आपका टेक एसबीआई पे। जी डेफिनेटली वीरेन जी, जैसे कि हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, एसबीआई वीक है कंटिन्यूअसली 535 540 के लेवल से। अभी भी कोई साइन ऑफ रिस्पाइट नहीं है। इनफैक्ट पिछले 5 से 6 दिनों में देखे कि हर दिन हम एक लोअर हाई के साथ ओपन कर रहे हैं। प्रीवियसली स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया था लगभग 510 के आसपास, मुझे लगता है वो लेवल्स भी रिविजिट होंगे 510 500 के लेवल्स। लेकिन क्योंकि स्टॉक काफी घटा हुआ है और अपना 10 डेमा से काफी स्ट्रेच्ड है, नीचे एक्सटेंडेड है, तो इमीडिएटली शॉर्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर कोई पुल बैक आता है 520 522 के आसपास, तब एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का इस समय नेगेटिव लग रहा है। और 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं जहां पर इस समय काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेड्स मिलेंगे आपको। एसआरएफ होल्ड कर रहा था अब तक, लेकिन कल भी इनफैक्ट एसआरएफ ने एक अच्छा मूव दिया था आपको, लेकिन अब एसआरएफ भी डे लो की तरफ जा रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जहां प्रॉफिट है आप वो ले रहे हैं। जब एसआरएफ जैसे स्टॉक्स गिरने लगे तो क्लियर इंडिकेशन है कि वहां पर भी लोग अब प्रॉफिट टेक कर रहे हैं। प्रशांत जी हैं क्या हमारे साथ? अच्छा नहीं है वो, उनका यूपीएल का ट्रेड अच्छा बैठा। अब डे लो पर 725 का उनका टारगेट था, उसकी तरफ जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। और उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स देख लेते हैं। और विप्रो अब डे लो पर। आईटी स्टॉक्स में इनफैक्ट अब सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में विजिबल है। विप्रो इस समय डे लो बना रहा है। और कुछ स्टॉक्स जहां सेलिंग प्रेशर है, आरबीएल बैंक में सेलिंग प्रेशर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में सेलिंग प्रेशर है, बायोकॉन में सेलिंग प्रेशर है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर सेलिंग प्रेशर है। चलिए अब एक काम करेंगे, वीरू और मुझे इजाज़त दीजिए और अब शो की कमान संभालेंगे नीरज जी। नीरज जी गुड मॉर्निंग। वो जो कल गंदी वाली फीलिंग थी वो प्ले आउट हो रही है आज बिल्कुल। हाँ, ब्याज दर बढ़ने का खतरा कि लगातार पूरी दुनिया में, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बिल्कुल। और अब 21 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, और अब मार्केट को क्लियर हो गया है कि वो जो ब्रेवाडो था इक्विटी मार्केट का, और देखिए ये बहाना मिल गया उसको भी, एक बहाना मिल गया। और हमेशा ना मैं इसीलिए ना हम हमेशा डिस्कस करते हैं, क्यों हम बॉन्ड मार्केट इतना डिस्कस करते हैं। बॉन्ड मार्केट हमेशा इक्विटी मार्केट से 2 कदम आगे रहता है, और वो पहले ही प्राइसिंग कर रहा था कि मार्केट में कुछ गड़बड़ है। इक्विटी मार्केट फिर भी थोड़ा सा 2-3 दिन वेट करते हैं और उसके बाद वो अपना मुंह दिखाते हैं। और कल जो यूएस मार्केट में इक्विटी मार्केट ने मुंह दिखाया वो क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्या यहाँ पे चला। चलिए अब हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद नीरज जी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे आपके लिए।